जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के हाथ पांव फूलने लगें तो समझ लीजिए कि बाजी पलट चुकी है। वॉशिंगटन के गलियारों में आजकल सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ पेंटागन का गुरूर है जो ईरान पर हमलों को सिर्फ शुरुआत बता रहा है, और दूसरी तरफ तेल और गैस के बढ़ते दामों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप पे बढ़ता प्रेशर है। क्या सुपर पावर अब सिर्फ कागजी शेर बन के रह गया है जिसके एक दफ्तर को नहीं पता कि दूसरा वाला क्या बोल रहा है? ईरान ने वो दांव खेला है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के ईगो को चोट पहुंचाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक करने का असर सुपरमार्केट के बिल और गैस स्टेशनों के मीटर पे पड़ रहा है, जिसने आम अमेरिकी नागरिकों का गला घोट दिया है। तो क्या अमेरिकियों की जेब पर पड़ा भार ट्रंप के लिए बहुत महंगा साबित होगा? और क्या ट्रंप जंग में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है उनके पास? अंदर खाने क्या चल रहा है उनके यहां? आज इन्हीं सब पे बात करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sensodyne, DSP and ITEL. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान जंग अमेरिका के गले की एक ऐसी हड्डी बन गई है जो न निगलते बन रही है और न उगलते। पहले तो अमेरिका ने कई बार अपना बयान बदला कि वो ईरान में हासिल क्या करना चाहता है। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की बात, तो कभी रेजीम चेंज की बात, कभी अपने पसंद का सुप्रीम लीडर चुनने की बात, तो कभी कुछ और एक ही दिन में इतने बार बयान बदले कि तेल की कीमतें सांप सीढ़ी के खेल की तरह कभी नीचे जा रही हैं तो कभी ऊपर जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मार्च को ऐलान किया कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS को दिए एक फोन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनकी मिसाइलें बहुत कम हैं, उनके ड्रोन हर जगह उड़ाए जा रहे हैं जिसमें ड्रोन बनाना भी शामिल है। अगर आप देखें तो उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, मिलिट्री के हिसाब से कुछ भी नहीं। ट्रंप के ऐसा कहते ही तेल की कीमतें नीचे आने लगीं। क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $13 प्रति बैरल तक गिर गई। अब लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वी हैव ओनली जस्ट बिगन आवर फाइट, यानी हमने अभी तो लड़ाई बस शुरू की है। साथ में एक फोटो भी पोस्ट की जिस पर लिखा था कि नो मर्सी, यानी कोई रहम नहीं। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में रिपब्लिकन सांसदों को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो कहा वो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में कही गई उनकी बात से एकदम ही अलग था। उनके पास न नौसेना बची है न वायुसेना, और उनके पास कोई नेतृत्व भी नहीं बचा है। हम चाहे तो अभी यहीं इससे बड़ी जीत घोषित कर सकते हैं, या फिर हम आगे भी कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा अब खत्म हो चुका है। इस भाषण के तुरंत बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक रिपोर्टर ने जंग खत्म होने पर उनके बयान पर जवाब मांगा और यह भी कहा कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का बयान उनकी बात से मेल नहीं खाता। इस पर ट्रंप ने तीसरा ही जवाब दिया। वे खुद जंग को लेकर कंफ्यूज नजर आए। Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared for this war? Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country. अब अजीब आदमी है ये। ट्रंप के इसी कंफ्यूजन के बीच जवाब ईरान की तरफ से भी आया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC ने कहा कि जंग का अंत ईरान तय करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल हमला जारी रखते हैं तो ईरान इस इलाके से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। यानी IRGC ने सीधे तौर पर अमेरिका को तेल की सप्लाई रोक देने की धमकी दी। इस पर तिल मिलाए ट्रंप ने फिर से ईरान पर बड़े हमले करने की धमकी दे डाली। मैं किसी आतंकी शासन को दुनिया को बंधक बनाने और वैश्विक तेल सप्लाई रोकने की कोशिश करने नहीं दूंगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के इन बदलते बयानों की वजह क्या थी? इसके लिए कुछ आंकड़े देख लीजिए। अभी अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की जो है औसत कीमत है वो इतने $1 प्रति बैरल है। अब जो एक हफ्ते पहले के दाम के मुकाबले
48 सेंट ज्यादा है। अब इसी बीच संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। 6 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में अमेरिका में 92,000 नौकरियां कम हो गई, बेरोजगारी 4.4% तक बढ़ गई और काम करने वाली आबादी की हिस्सेदारी 52% पे आ गई, जो दिसंबर 2021 के बाद सबसे कम है। यानी ट्रंप प्रशासन एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है। एक तरफ वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा है और दूसरी तरफ समुद्र में बड़ा सैन्य संकट खड़ा हो गया है। ईरान के साथ टकराव बढ़ने से दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद हो गई है। अब इसका असर यह है कि हर दिन के साथ नुकसान कई गुना तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रहा है। पहला कि अमेरिकी सेना के जरिए तेल के जहाजों को फिर से सुरक्षित रास्ता दिया जाए। दूसरा, तेल की कीमतें काबू में रखने के लिए बाजार में कदम उठाए जाए। और तीसरा, जनता को यह भरोसा दिलाया जाए कि पेट्रोल की महंगाई ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। लेकिन पेंटागन और व्हाइट हाउस के अंदर स्थिति काफी गंभीर मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत का मुख्य पैमाना ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। तेल की सप्लाई रुकने से उत्पादन धीमा पड़ गया है और कई देशों में स्टोरेज टैंक भरते जा रहे हैं। कुवैत, इराक और यूएई इन जैसे देश तेल के कुएं बंद करने में लगे हैं क्योंकि स्टोरेज भर चुका है। एक बार अगर ये कुएं बंद हो गए तो इन्हें तुरंत दोबारा शुरू करना आसान नहीं होता। इससे दुनिया में तेल की भारी किल्लत पैदा हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। तेल उद्योग के एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सबसे तेज समाधान यह है कि अमेरिकी नौसेना जहाजों को सुरक्षा देते हुए तेल टैंकरों को हॉर्मुज से निकाल कर ले जाए। अब ट्रंप जो है ऐसा ऑपरेशन करने का वादा पिछले हफ्ते कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के अंदर लगातार चर्चा भी चल रही है, लेकिन अमेरिकी जहाजों को सीधे युद्ध वाले इलाके में भेजना बहुत जोखिम भरा है। इस समय यूएसएस अब्राहम लिंकन का करियर स्ट्राइक ग्रुप तैयार है, लेकिन समुद्र में स्थिति बेहद खतरनाक है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात डेथ वैली जैसे बने हुए हैं। ईरान ने स्ट्रेट का कंट्रोल 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक तरफ उसकी नौसेना और दूसरी तरफ ज्यादा आक्रामक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पास समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावें हैं, विस्फोटक से भरी आत्मघाती नावें भी हैं और तट से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम भी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि समय भी उनके खिलाफ जा रहा है। तेल का जो संकट है वो तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करने में अभी समय लगेगा। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। फिलहाल अमेरिकी जहाज सबसे खतरनाक रास्तों से बचते हुए ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर वे टैंकरों की सुरक्षा के लिए उतरते हैं तो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में पड़कर सिर्फ तेल के जहाजों को बचाना होगा, जिससे युद्ध में कोई खास रणनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। योजना के मुताबिक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज टैंकरों की सुरक्षा करेंगे और छोटे लिटोरल कॉम्बैट शिप मदद करेंगे। लेकिन खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान एक साइकोलॉजिकल रणनीति खेल रहा है। संभावना है कि वो खाड़ी में जाते जहाजों पर नहीं, बल्कि जब वे तेल भरकर बाहर निकलेंगे तब हमला करेगा। जानकारों के मुताबिक अगर हमला हुआ तो ईरान पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी टैंकरों को निशाना बना सकता है, क्योंकि उनमें विस्फोट होने पर बहुत बड़ा धमाका होगा। इसके बाद तेल के टैंकरों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे तबाही ज्यादा फैले। ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी ने भी संकेत दिया कि हालात सुरक्षित नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की वजह से क्षेत्र में युद्ध की आग लगी है, इसलिए अब हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन बाजार को संभालने के दूसरे तरीके भी ढूंढ रहा है। हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकालने का फैसला नहीं लिया है। यह कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार है जिसे आमतौर पे इमरजेंसी के लिए बचा के रखा जाता है। इससे पहले 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी और उस वक्त तेल के दामों को बैलेंस करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने पेट्रोलियम रिजर्व से, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकाला था। तब ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना की थी। अमेरिका के इस रिजर्व में फिलहाल करीब 41.5 करोड़ बैरल तेल जमीन के नीचे कुएं में भरा के रखा हुआ है। यहां से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 44 लाख बैरल तेल ही निकाला जा सकता है, लेकिन यह मात्रा काफी
कम है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और तेल उत्पाद दुनिया भर में भेजे जा रहे थे। इसलिए अगर अमेरिका इस भंडार से तेल निकाल भी दे अपने वाले रिजर्व से, तब भी असर सीमित ही होगा। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद बाइडेन सरकार ने 180 दिनों तक रोज करीब 10 लाख बैरल तेल रिजर्व से निकाला था। इससे तेल की कीमतें थोड़ी कम हुई थी, लेकिन पूरे साल ज्यादातर समय $100 प्रति बैरल से ही ऊपर रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $20 अरब का बीमा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि जहाज मालिक फिर से इस रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हो। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह भी संकेत दिया है कि समुद्र में फंसे रूसी तेल के करोड़ों बैरल पर लगी पाबंदियां अस्थायी रूप से हटाई जा सकती हैं ताकि बाजार में तुरंत सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो ऐसे में अमेरिका कौन सा विकल्प चुन सकता है और यह कितना कारगर होगा? क्या अमेरिका तेल की बढ़ती कीमतों को बैलेंस कर सकता है या तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका को जंग से पीछे हटने पे मजबूर कर देंगी? एक्सपर्ट से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री पीसफुल पैसेज नहीं है। पेट्रोल का, ऑयल प्राइस का प्रश्न हमारे साथ होगा। और दूसरी बात है कि ये पैसेज की बात है, दूसरी बात है कि प्रोडक्शन की बात है। अरामको थोड़ा कम प्रोडक्शन करता है और इसलिए, और कतर में LNG प्रोडक्शन बंद किया है, इसलिए प्रोडक्शन होता नहीं है। तो 2 प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम और पैसेज का प्रॉब्लम। और पैसेज का प्रॉब्लम बेहद गंभीर है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम खुद खोलेंगे। ईरान ने कहा जो फ्रेंडली नेशन से चाइना वगैरह ठीक है, पास कर सकता है, दूसरों के लिए नहीं। और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कुछ फ्रिगेट्स बेचते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर मैं एक CEO है और मेरा टैंकर पीसफुल पैसेज चाहता है, मेरा टैंकर 2 बेलिजरेंट्स के बीच में न होना मैं चाहता नहीं है। और इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस हमसे लेते हैं, तो पैसेज मुश्किल है, प्रोडक्शन कम है। तो मेरे ख्याल से ये ऑयल क्राइसिस और बढ़ेगा। ऑयल प्राइसेस $100 के बहुत ऊपर 3-4 दिन रहना है, तो ट्रम्प विक्ट्री डिक्लेयर करके सीज फायर होगा। जब ट्रम्प कहता है उन्होंने सीज फायर चाहता है और जंग विराम करता है, नेतन्याहू को भी वो करना पड़ेगा। 2026 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन लगातार कह रहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेज चल रही है और पेट्रोल की कीमतें भी कम हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में भी ट्रंप ने इसे रोरिंग इकॉनमी बताया था। कहा था कि कई राज्यों में पेट्रोल $2 प्रति गैलन से भी सस्ता मिल रहा है। लेकिन मार्च आते आते ये रोरिंग इकॉनमी जो है वो सोरिंग इकॉनमी में बदल गई है। मिमियाती हुई इकॉनमी में रोरिंग ऑयल प्राइसेस हो गए। वहां पे पेट्रोल की कीमत अब $3.5 प्रति गैलन के करीब पहुंच गई है। अब NBC न्यूज के हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 52% मतदाता ट्रंप के महंगाई संभालने के तरीके से असहमत हैं। वहीं करीब 54% लोग ईरान संघर्ष को संभालने के उनके तरीके से भी नाखुश हैं। ट्रंप ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को छोटी सी गड़बड़ी ही बताया है। अब उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थोड़ी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़े तो ये कीमत चुकाना ठीक है। इस तरह वे बातचीत का फोकस अर्थव्यवस्था से हटाकर अपने अमेरिका फर्स्ट और पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाले नैरेटिव पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आम लोगों के लिए अर्थव्यवस्था की हालत बताने वाला सबसे बड़ा
साइन है। नवंबर के महीने में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं, इसलिए इस समय कीमतों का बढ़ना रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से खतरनाक माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स इस मौके का फायदा उठाते हुए महंगाई की बात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 50 सेंट की बढ़ोतरी आई है, जो ट्रंप की अपने मर्जी से शुरू किए गए युद्ध का नतीजा है। अभी रिपब्लिकन पार्टी के पास संसद में बहुत मामूली बहुमत है। ऐसे में नेक टू नेक मार्जिन वाली सीटों से जीते सांसद चिंता में हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो उनका मजबूत अर्थव्यवस्था वाला चुनावी वादा कमजोर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रही या पेट्रोल $4 प्रति गैलन के आसपास भी पहुंच गया तो कई मतदाता डेमोक्रेट्स की तरफ जा सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि भले ही चुनाव से पहले कीमतें थोड़ी कम हो जाएं, लेकिन युद्ध के दौरान अचानक बढ़ी कीमतों का साइकोलॉजिकल असर ट्रंप के वोटों पर पड़ सकता है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। ईरान के बाद अमेरिका ने अब अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन की लिस्ट में डाल दिया है, यानी ऐसे देश विदेशी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में रखते हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 9 मार्च को इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने तालिबान से 2 अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रिहा करने और उसकी कथित हॉस्टेज डिप्लोमेसी खत्म करने की मांग की है। रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तालिबान अब भी आतंकवादी तरीके अपना रहा है, लोगों का अपहरण करके फिरौती मांगना या राजनीतिक रियायतें लेने की कोशिश करना, यह सब हो रहा है। फिलहाल अमेरिकी नागरिकों के लिए अफगानिस्तान जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तालिबान अमेरिकी और दूसरे विदेशी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में ले रहा है। रूबियो ने मांग की है कि डेनिस कॉयल, महमूद हबीबी और अफगानिस्तान में बंद सभी अमेरिकियों को तुरंत रिहा किया जाए। महमूद हबीबी एक अफगान अमेरिकी कारोबारी हैं और पहले अफगानिस्तान के नागरिक उड्डयन निदेशक भी रह चुके हैं। उन्हें अगस्त 2022 में काबुल में उनकी टेलीकॉम कंपनी के कई कर्मचारियों के साथ अरेस्ट किया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने हबीबी की रिहाई से जुड़ी जानकारी देने के वालों के लिए $50 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। वहीं डेनिस कॉयल कोलोराडो के एक शिक्षाविद हैं। वे करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में काम करते रहे, लेकिन जनवरी 2025 में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये दूसरे नाम थे। अगली सुर्खी पे आते हैं। दूसरी जाति के लोगों से शादी करो, माता पिता बच्चों को सिखाएं कि कम्युनिस्ट पार्टी से प्यार करो, ये कुछ शर्तें होंगी जो चीन की सरकार वहां के लोगों पर थोपने जा रही है। बीबीसी के मुताबिक चीनी सरकार एथनिक यूनिटी यानी जातीय एकता से जुड़ा एक कानून लाने वाली है। इस कानून को हफ्ते के आखिर में संसद से पास कराया जाएगा। इस कानून के तहत सरकार वहां के लोगों को एक तरह से मजबूर करेगी कि वो अलग अलग एथनिसिटी यानी जाति को छोड़कर एक जैसे रहें, एक जाति में रहें। सरकार का मकसद है कि इस कानून के जरिए लोगों के बीच एकता और आधुनिकता को बढ़ावा देना होगा। इसके तहत स्थानीय भाषाओं का दर्जा कम कर दिया जाएगा, वहां की सरकारी मैंड्रिन भाषा का दर्जा बढ़ाया जाएगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार को अल्पसंख्यकों का दमन करने की शक्ति मिल जाएगी और ज्यादा शक्ति, उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक अधिकारों से जुड़े अधिकार छीने जाएंगे। साथ ही सभी को हान संस्कृति के हिसाब से ढलने पर मजबूर किया जाएगा, जो वहां की मुख्य एथनिसिटी यानी पहचान है। हालांकि ये कानून कब पारित होता है ये देखना होगा। तो आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।